हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है और मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज मैं बॉटलनेक एनालिसिस, जो एक लीन टूल है, पर लर्निंग और इस लीन टूल का प्रयोग सिंपल और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और बिग इंडियन कंपनीज में प्लांट हेड पोजीशन पर कार्य किया है या मैन्युफैक्चरिंग हेड पोजीशंस पर भी मैंने कार्य किया है और इसके साथ साथ मैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रेनर भी हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉटलनेक एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा, समझाऊंगा। जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, P1, P2, P3 एंड P4। इनको आप प्रोसेस या वर्क स्टेशन के तरीके से समझें। जैसे बॉटल में एरिया जहाँ बड़ा है, जैसे कि P2 और P1 में दिखाया गया है, जहाँ पर हमारी जो आउटपुट है 15 पीस पर मिनट की निकल रही है, यहाँ पर प्रेशर कम है बिकॉज एरिया बड़ा है। P3 और P4 पर अगर आप देखते हैं तो आउटपुट कम है और एरिया छोटा है, यानी कि प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हमारा जो बॉटल नेक है, जैसे बॉटल के रूप में मैंने इसको बना करके दिखा रहा हूँ, तो हमारा जो बॉटल नेक है वो है P3, प्रोसेस P3। तो जब ये लाइन पर 4 प्रोसेस कार्य कर रहे होते हैं तो तीसरा स्टेशन जहाँ पर 5 पीस पर मिनट की आउटपुट निकल रही है और जस्ट उसके पीछे 15 पीस पर मिनट की आउटपुट निकल रही है, तो P3 हमारे लिए एक बॉटलनेक स्टेशन बन जाता है और इसको डिटेल में एनालिसिस करना ज़रूरी है। P4 दोस्तों P3 से अधिक आउटपुट नहीं दे सकता क्योंकि पीछे से ही 5 पीस ही आ रहे हैं। तो अब हमने ये जाना कि बॉटलनेक होता क्या है। बॉटलनेक एनालिसिस इज अ प्रोसेस कंस्ट्रेंट एनालिसिस जो हमारे प्रोसेस के कैपेसिटी या उसकी थ्रूपुट को रिड्यूस करता है या कम करता है। अब इस बॉटलनेक को समझने के लिए अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जहां पर 4 ऑपरेटर डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक पहला ऑपरेटर जो है 25 सेकेंड ले रहा है, दूसरा ऑपरेटर 15 सेकेंड और तीसरा 18 सेकेंड और चौथा 20 सेकेंड। अब हम इसको अगर हम डिटेल में समझें तो हमारे जो माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं, एक ऑपरेटर जो पहला ऑपरेटर है उसके अंदर 6, 2, 5, 3, 1, 3, 1, 4 जो हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर येलो, ग्रीन, रेड कलर्स में दिखाया है, ये वो माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं जो वो ऑपरेटर करता है। जैसे कि ट्रे से कंपोनेंट को उठाना, जिग्स में रखना या फिक्चर में रखना, उसको वेल्डिंग करना, उसको गेज में चेक कराना, उसके बाद में उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करना, उसके पैरामीटर्स चेक करना, ये सारी चीज़ें माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं जो हमने इसके अंदर दिखाई हैं। तो इसके अलावा अब दूसरा आता है टैक टाइम। टैक टाइम कस्टमर ड्रिवन होता है, जो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि वो टाइम जो कस्टमर की डिमांड को हम फुलफिल करें हमारे अवेलेबल टाइम से। तो इस एग्जांपल में जैसे हमने टैग टाइम दिखाया है 20 सेकेंड, तो जो प्रोसेस नंबर 1 या ऑपरेटर नंबर 1 है वो 20 सेकेंड से अधिक समय ले रहा है, यानी कि 25 सेकेंड ले रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस कंस्ट्रेंट बन रहा है और जिसे हम बॉटलनेक भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उनका साइकिल टाइम या लीड टाइम या साइकिल टाइम एक ही बात है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एंड टू एंड जो कार्य किया, इंक्लूडिंग जो वेस्ट एक्टिविटीज भी की। तो बाकी 3 ऑपरेटर्स जो हैं टैग टाइम से कम समय ले रहे हैं और वो कंस्ट्रेंट नहीं है प्रोसेस के। चलिए दोस्तों, अब हम टैग टाइम को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक अलग से स्लाइड बनाई है। टैग टाइम होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोटल अवेलेबल टाइम मेरे पास कितना है
उसको हम कस्टमर की डिमांड से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने पर डे का दिखाया है, तो पर डे में आपकी अगर 3 शिफ्ट हैं तो 3 शिफ्ट का लेंगे कैलकुलेशंस, 2 शिफ्ट्स हैं तो 2 का लेंगे, 1 शिफ्ट है तो 1 का लेंगे। जैसे अभी मैंने इस एग्जांपल के अंदर हमारी कंपनी के अंदर 1 शिफ्ट में कार्य होता है, बाकी 2 शिफ्ट में हम कार्य नहीं करते, हम उतने ही ऑपरेटर रखे हैं जो 1 शिफ्ट में कार्य करें। तो हमारी सारी कैलकुलेशंस भी 1 शिफ्ट के हिसाब से होगी। अब पहली लाइन के अंदर जैसे हमने दिखाया है अवेलेबल वर्किंग टाइम, तो इसमें 8 घंटे टोटल आवर्स, उसमें से 30 मिनट हमारे लंच के टाइम के हैं, और उसके बाद में 15-15 मिनट जो 2 निकाले हैं वो हमारे टी ब्रेक के हैं। तो लास्ट में बच जाते हैं 7 घंटे या 420 सेकेंड्स। और कस्टमर की डिमांड है कि मेरे को 7 फ्रेम या 7 असेंबली या 7 पीसेस या 7 व्हीकल या 7 कंटेनर्स मुझे पर डे चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करेंगे अब हम टैक टाइम से। 420 सेकंड मेरे पास अवेलेबल टाइम है और 7 की डिमांड मेरे कस्टमर की है, तो मेरा टैक टाइम हो जाता है 60 सेकंड। तो अब मेरा जितना भी प्रोसेस है, मेरी जितनी भी लाइंस हैं, वो 60 सेकंड से ज़्यादा किसी भी एक वर्क स्टेशन के ऊपर कार्य नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो वो मेरे लिए बॉटलनेक बन जाएगा या मेरे लिए कंस्ट्रेंट बन जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक टाइम हमेशा हमारे लीड टाइम या साइकिल टाइम के कंपेयर के जब हम करें तो हमारा साइकिल टाइम टैक टाइम से कम हो, तभी हम अपने कस्टमर को टाइम से उसकी डिलीवरी कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इम्प्रूवमेंट जब बॉटलनेक में हम कर देते हैं, जैसे हमने पहले केस में दिखाया बिफोर में कि हमारा साइकिल टाइम 78 सेकेंड है, टैक टाइम 60 सेकेंड है, जो हमने पहली पिछली स्लाइड में हमने चेक किया। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो कस्टमर क्या करेगा, आपको ऑर्डर कैंसिल कर देगा या किसी और वेंडर को दे देगा। तो हमने इम्प्रूवमेंट क्या की, हमने इम्प्रूवमेंट करी कि हमने साइकिल टाइम को 50 सेकेंड पर ले आए और टैक टाइम 60 सेकेंड जो है। इससे क्या हुआ, हमने कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। कोशिश ये करनी चाहिए कि साइकिल टाइम टैक टाइम से 10% नीचे हो, ताकि आपको एक बफर मिले। कभी ब्रेक डाउन हो जाता है मशीन का या फिक्सचर का, तो आप कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकें। तो जैसे हमने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई, तो ये इम्प्रूवमेंट हुई कैसे, ये भी जानना जरूरी है। जैसे अभी हमने इसके अंदर दिखाया है कि हमारे जो बॉटलनेक के अंदर जो पैरामीटर्स थे, जो प्रोसेस के पैरामीटर्स थे, जैसे प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4, प्रोसेस नंबर 5, ये ऊपर जा रहे हैं टैक टाइम से। तो इसको हमें नीचे लेके आए। वो कैसे लेके आए, जो हमने माइक्रो एक्टिविटीज़, जो हमने डिटेल में ओबीसी जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर बोर्ड चार्ट एक्टिविटीज़ को, हमने उसको बारीकी से जब स्टडी किया तो उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसे हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहते हैं या वेस्ट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। उनको हमने कम किया और उसको एलिमिनेट भी किया कई एरियाज़ में, जिससे कि हमारे ऑपरेटर्स का साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया और हमें अपना टैक टाइम को मीट करने में और साइकिल टाइम को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिली। दोस्तों, अब तक जैसे मैंने आपको समझाया कि बॉटलनेक एनालिसिस हम जैसे करते हैं, उससे हमें हमारे जो बॉटलनेक या कंस्ट्रेंट्स कम हो जाते हैं। तो इसके अलावा हमें और भी काफ़ी गेन मिलता है, जैसे हमने इसके अंदर दिखाया है सेफ्टी के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलती है, क्वालिटी डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, एम्प्लॉय की इंगेजमेंट यानी कि एम्प्लॉय के पास अपना जो आइडल टाइम होता है वो कम हो जाता है, ही इज़ ऑलवेज इंगेज ऑन द वर्क स्टेशन। और ऐसे ही लीड टाइम या सेकंड्स जो हम बात कर रहे थे, लीड टाइम हमेशा टैक टाइम से कम होना चाहिए, जो कि इम्प्रूवमेंट के बाद में आता है। दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ हमने कई और भी टूल्स जब हम लगाते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा है कि along with the bottleneck analysis, lean tools like continuous flow, 5S, standardization,
पोकायोके एंड विजुअल मैनेजमेंट, ये हमारे KPIs की इम्प्रूवमेंट करता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जैसे हमने नीचे दिखाई हुई है। तो मेरे आने वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको KPIs 5S, स्टैंडर्डाइजेशन, पोकायोके, विजुअल इंस्पेक्शन मैनेजमेंट डिटेल्स के बारे में भी और बताऊंगा। दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी और जैसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इजी, सिंपल मैथोलॉजी के साथ में अंडरस्टैंड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वेट फॉर माय न्यू training programs which I am covering. Thanks for your supports and most important, send your comments timely. Thanks.